हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आपका भी सीबीएसई क्लास 10th के साइंस में कंपार्टमेंट आया है और सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 में आपको साइंस का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस का पेपर कैसा आता है, इजी या टफ़, कितने बच्चे पास कर पाते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हर हाल में आपको पढ़ के जाना है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेपर इसका कैसा आता है। हम अगर बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो पेपर इसका एवरेज ही आया है, बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा ही। लेकिन पिछले साल थोड़ा सा पेपर टफ आया था, खास करके जो सेकंड सेट में क्वेश्चन पेपर आया था वो टफ था। लेकिन फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता रहे हैं वे आपको कहीं ना कहीं ना सिर्फ पास कराएंगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। हमारा नाम है उमानाथ पांडे। मैं एक सीबीएसई स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और पिछले कई सालों से बायोलॉजी के साथ साथ टीजीटी साइंस में साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं। मतलब क्लास 9th और 10th को साइंस सब्जेक्ट और 11th-12th को बायोलॉजी पढ़ाने का अनुभव हमारे पास में बहुत सारे वर्षों से रहा है। और ये हमारी बुक का आप एक कवर देख रहे हैं, जो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, विदिन अ वीक आ जाएगी मार्केट में, जो कि अगले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आपके सीबीएसई कंपार्टमेंट में आपको तैयारी करके जानी है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को देते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमको पता होने चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं और उस पे कितने कितने नंबर दिए गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे या उस एग्ज़ाम में आएंगे, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पे अगर हम निगाह डालें तो आपके पूरे सिलेबस में बच्चों 5 यूनिट बनाई गई है। फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की, सेकेंड यूनिट है बायोलॉजी की, थर्ड और फोर्थ यूनिट है फिजिक्स की, और जो फिफ्थ यूनिट है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के सब्जेक्ट एक साथ में मिक्स कर जाते हैं। और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस 80 नंबरों के थ्योरी के रूप में आपके सामने प्रश्न पत्र बन के आता है। बच्चों, यहाँ हम जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमारे अनुभव और विषय विशेषज्ञों से बात करने के आधार पर तैयार किया गया है। इसको पढ़ते समय अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, उसमें एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में। साथ ही में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम शॉर्ट नोट की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर शॉर्ट नोट्स आते हैं। साथ ही में रेंसिडिटी और कोरोजन, इन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्या हैं और इनसे हम प्रिवेंशन कैसे करें, इनसे हम बचाव कैसे करें। इसी के अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपको हो सकता है कि फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड का इक्वेशन बैलेंस करना पड़े, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के, जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन होने पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपने क्लास 8th और 7th में भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। बच्चों, हमारा सेकेंड चैप्टर है एसिड, बेस और साल्ट का। ये क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको जानने चाहिए। पहला टॉपिक है कि पीएच का इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है और किस में कितना पीएच पाया जाता है। जैसे लार का पीएच है, ब्लड का पीएच है, यूरिन का पीएच है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ढंग से पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल से आपको इसको लर्न करके जाना है, ताकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं पीएच वैल्यू पे, कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। उसके अलावा किस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं,
इनमें से किसी एक पे हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके निर्माण की विधि पूछी जाती है, तो ठीक से पढ़ के जाना। अगला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। तो पहला तो टॉपिक यही है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनको पढ़ के जाना है, क्योंकि उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में आपको इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज़ भी याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी, जो कि ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लोगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये और ये दोनों प्रेजेंट है तो इनमें से ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको आपको याद रखना है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन पे, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मेटलर्जी जिसको कहते हैं हम, और उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका सेपरेशन कैसे करते हैं हमारे ओर्स से और किस तरीके से इनका यूज़ हम कर पाते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स के एलॉयज़ आपको पढ़ के जाने हैं। कम से कम 3 तरीके के एलॉय ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उनका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं और किस रेशियो में मिली हैं, ये भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको ढंग से पढ़ के जाना है। कोरोजन क्या है और इसका प्रिवेंशन हम कैसे करें, ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो बस उसी को या तो आप वहीं से रिवाइज कर लें या तो यहाँ से रिवाइज कर लें। इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे उसको भी आपको ढंग से पढ़ के जाना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसमें नेचर में कार्बन के अंदर वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, मतलब वो ढेर सारे कंपाउंड्स एक साथ में कैसे बना लेता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की क्षमता रखता है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूले की बात अगर हम करें तो आपको याद होना चाहिए, जैसे हम लिखते हैं CnH2n, तो अगर इस तरीके का फार्मूला है वही जनरल फार्मूला कहलाता है और इसको ढंग से पढ़ के जाना। इसी में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड में से किसी एक का पूछा जाता है। जैसे मान लिया उन्होंने पूछ लिया कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप कार्बन बनाते हैं, उसके बाद में हाइड्रोजन बनाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा करके, मतलब डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन दिखा करके शो करते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा स्ट्रेट और ब्रांच्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनका निर्माण किस तरीके से होता है, होमोजेनस सीरीज़ क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स जो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये सब याद कर लेना। और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है कार्बन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर से, और ख़ास करके उनमें जो आपके आइसोमर्स हैं, जैसे आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें, इसको ढंग से पढ़ के जाना, उनमें से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, मतलब इन दोनों में से, चाहे इथेनॉल या इथेनोइक एसिड, इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन हर साल बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में जो क्लेंसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं साबुन की, सोप की, मतलब साबुन कैसे मैल काटता है किस तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बॉक्स के रूप में आपके NCERT बुक में बना हुआ है। वो मोलाइसिस किस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं, उसको ढंग से पढ़ लेना बच्चों। हाइड्रोजनेशन क्या है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, और साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है पेंटीन में, मतलब पेंटीन कितने आइसोमेर फॉर्म में पाया जाता है, ये ढंग से पढ़ के जाना। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा और वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा जो मेंडलीव ने दी थी। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ से और डॉबेनेयर के ट्रायड्स से। इन्होंने ट्रायड्स दिए थे, इन्होंने ऑक्टेव का लॉ दिया था। इन दोनों में से किसी पे शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ढंग से पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगर ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और जो मॉडर्न आवर्त सारणी बनी है, उन दोनों में क्या अंतर है।
एक और क्वेश्चन बनता है इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या हैं, मतलब कि एटॉमिक साइज़ किस तरीके से घटता बढ़ता है, उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से घटती बढ़ती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है शायद, वो ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं डिफाइन की गई पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसा क्यों हो पाया, क्यों हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, इसको भी ढंग से पढ़ लेना बच्चों। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। इसके बाद शुरू होती है हमारी बायोलॉजी की यूनिट। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की यूनिट में है आपका लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें से आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कि मतलब किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिटिक। इसमें से भी फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना इस साल। डिटेल नोट पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस पर कि फोटोसिंथेसिस ना होता तो क्या होता, ये बहुत बार आप पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग स्टेप्स किस तरीके से होते हैं, ये आपको ढंग से पढ़ के जाना है। जैसे हमारा स्टमक कैसा है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या पाया जाता है, भोजन का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, शुरू कहाँ पे होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है। उसी के साथ में इसी चैप्टर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का इम्पॉर्टेंस आता है, और साथ में मतलब इसके बारे में कंपैरिजन या एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिस्पांस पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंस पूछा जाता है। एक चार्ट आप में ऐसे बना हुआ होगा टेबल, जिसमें कुछ इस तरीके की रिएक्शंस दिखाई गई होंगी कि किस तरीके से ग्लूकोज का विघटन होता है, पायरुविक एसिड बनता है, और वो पायरुविक एसिड 3 अलग अलग तरीके से कैसे टूटता है और किसमें कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ लोगे तो 2 नंबर आपका पक्का है बच्चों। उसी में ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस का इम्पॉर्टेंस है, डायफ्रैग्म का हमारे ब्रीदिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, जो मतलब हमारे डायफ्रैग्म पाया जाता है लंग्स के नीचे, वो किस तरीके से ऊपर नीचे होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रक्चर पढ़ना है ह्यूमन हार्ट का, उसका मतलब किस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करता है, तो स्ट्रक्चर पढ़ लेना। साथ ही में नेफ्रॉन जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका डायग्राम एक है, ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, वो आप बना लेना, 2-3 बार बना लेना। उसके बारे में पूछा जाता है। हीमोडायलिसिस पे शॉर्ट नोट आता है, मतलब जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके रक्त को छानते हैं, उसके ब्लड को छानते हैं मशीन के द्वारा, इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसको ठीक से पढ़ के जाना बच्चों। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का था, जिसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। बायोलॉजी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हर एक टॉपिक ढंग से पढ़ के जाना बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इस पे हर साल एक क्वेश्चन निश्चित रूप में आया है। एक डायग्राम बना हुआ है, हाथ का दिखाया गया है कि हाथ में जब हम जलते हैं या किसी कील पे रख देते हैं तो क्या होता है, वो ढंग से तैयार कर लेना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, शॉर्ट नोट आता है, इसका इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है और उसके डिफरेंट पार्ट्स उसमें शो किए गए हैं, वो ढंग से तैयार कर लेना, उस पर क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। प्लांट हार्मोन्स क्या है, स्पेशली आपको इसमें 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ के जाना है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। खास करके इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये पौधों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म किसको कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। शॉर्ट नोट आपको पढ़ के जाना है डायबिटीज़ मेलाइटिस पे, मतलब किसी को शुगर या मधुमेह की समस्या कैसे हो जाती है, और फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंस रखता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी आपको कुछ प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ के जाने हैं कि ये मूवमेंट्स क्यों होते हैं, जैसे नास्टिक मूवमेंट है।
अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो कितने तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें, स्पेशली आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, वो ठीक से पढ़ के जाना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। प्लेनेरिया, ईस्ट, इन सब में बडिंग और रीजनरेशन कैसे होता है, ढंग से पढ़ के जाना। किस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है अमीबा में, उसको भी ठीक से पढ़ लेना। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो ठीक से पढ़ के जाना। डायग्राम भी बना के याद कर लेना। लेबल डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस बार बहुत इम्पोर्टेंस है, और इसको बना के 2-3 बार तैयार कर लेना। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें आप इस तरीके से बनाते हो, यहाँ ओवरी ऐसे दिखाते हो और यहाँ पे एंथर वगैरह दिखाते हो इस तरीके से, तो ये भी तैयार कर लेना। ये भी पूछा जा सकता है डायग्राम्स की बात अगर हम करें तो। किस तरीके से डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम पहले ही बता चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना, खास करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसको ढंग से पढ़ लेना। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हैं, मतलब गर्भ निरोधक के उपाय क्या क्या हैं, किस तरीके से इसको किया जाता है, पिल्स कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। और किस तरीके से एक सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ लेना। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन सीड इन प्लांट्स, कि मतलब प्लांट्स में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में चेंजेस आते हैं, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, उसको ठीक से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें इवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, कहीं ना कहीं इनमें से हर साल क्वेश्चन आता है। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या हैं, किस तरीके से इनमें डिफरेंस है, हमारे अंदर किस तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं, और अलग अलग जानवरों में किस तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं, फॉसिल्स क्या हैं, और फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। खास करके C14 जो कार्बन 14 डेटिंग है, C14 डेटिंग के माध्यम से किस तरीके से हम कार्बन मतलब फॉसिल्स के एज पता कर लेते हैं कि ये खोपड़ी पाई गई है तो ये इंसान कब जिंदा रहा होगा, 400, 500, 10,000 साल पहले, तो उसको पढ़ के जाना है। जो हमारी गोभी है उसके डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। खास करके इसमें 6 वैरायटीज़ हैं जिनके बारे में ढंग से पढ़ लेना कि उनका विकास कैसे हुआ। उसके अलावा आपको 3 नियम पढ़ाए गए होंगे जेनेटिक्स में, जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, यानी सेकेंड लॉ जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहलाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी पूछा जा सकता है, ढंग से पढ़ के जाना। वेरिएशन क्या होता है ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक से पढ़ के जाना बच्चों। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की तो स्टार्टिंग होती है मिरर फार्मूला से, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। डेरिवेशन इसका आपको नहीं पूछा जाएगा, बस मिरर फार्मूला याद कर लेना। इसका मैग्नीफिकेशन में किस तरीके से इम्पोर्टेंस है ये भी पढ़ लेना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन कई बार आपको निकालना पड़ेगा कि लेंस ये इमेज छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं और आते रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स का क्या यूज़ है, खास करके जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, इसको ढंग से पढ़ के जाना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब किस तरीके से लाइट अपने एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो थोड़ा रास्ते से मुड़ जाती है, क्यों ऐसा होता है, और लेंस फार्मूला, ये दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके रे डायग्राम्स भी बनाने को आ जाते हैं कि कब कब आपको बनाने हैं। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया हो कॉनकेव मिरर के, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ में ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रख दें कॉन्वेक्स मिरर में तब कैसा इमेज बनेगा, उसका रे डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लेंस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक लेंस फार्मूला है, सब जगह काम करेगा, ढंग से पढ़ लेना। हमारे आँख का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो कई बार पूछा गया है। किस तरीके से डिस्पर्सन होता है या स्कैटरिंग होती है लाइट की, ये ठीक से पढ़ लेना। खास करके कई बार पूछा जाता है कि सूर्योदय के पहले और सनसेट के बाद में भी आकाश लाल रहता है, ऐसा क्यों होता है। हमारी आँख में
कौन कौन से दोष हैं, उसका उपयोग उसको हम कैसे कई सही करते हैं, इसमें स्फेरिकल मिरर्स का और लेंसेज का क्या यूज़ होता है, ये पढ़ के जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ठीक से पढ़ लेना बच्चों। फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बच्चों आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस बार वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर ओम्स के नियम मतलब ओम्स लॉ ये पढ़ना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, एडवांटेज आपको पढ़ना है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ लेना। किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, क्या इसका यूज़ होता है हमारी डोमेस्टिक सर्किट्स में, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से फ्यूज़ जो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफ रखता है, बचाए रखता है, ये ठीक से पढ़ लेना बच्चों। किस तरीके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस मतलब किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये पढ़ के जाना है। शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है, मतलब किस तरीके से हम उस पर ज़्यादा लोड डालते हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है कि क्या ये इसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये आप ठीक से पढ़ लेना। किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इसके तरीके हैं उसको पढ़ लेना। किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, इस पे आपको ठीक से पढ़ के जाना है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, ये भी पढ़ लेना बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये इस बार इम्पॉर्टेंट है। क्या हम किसी स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों, जो भी होगा ये आपको पढ़ के जाना है। अब ये आ गया बच्चों हमारा लास्ट यूनिट, जिसमें से वैसे तो 7 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये 7 नंबर बहुत आसानी से आप पा जाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है, ना बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी है, ना नियम है। बस ये है कि बहुत आसान सा पोर्शन है, बहुत आसान सी यूनिट है। 7 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल सकते हैं, और इसको आपने ज्योग्राफी या बहुत सारे सब्जेक्ट में अलग अलग टाइम पे कई बार पढ़ा भी होगा और बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा। तो बहुत कम टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घूम घूम के। क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारी चीज़ें अच्छे से जानते हो आप किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट और बायोगैस का एडवांटेज है, मतलब बायोगैस किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट्स या जो न्यूक्लियर बम है, हमारा एटम बम है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में ठीक से पढ़ लेना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, मतलब जैसे हमारा एयर है, मतलब वाइंड मिल है, हमारा सोलर लाइट है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। और आप इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से जो आता है ये भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि फूड चेन क्या है, किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, ओजोन लेयर में किस तरीके से छेद हुआ, इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़े, इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमको वेस्ट का डिस्पोजल करना चाहिए, जो मतलब घर में कूड़ा कचरा निकलता है इसको डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे हैं जो आसानी से सड़ जाते हैं या जो आसानी से नहीं सड़ते। इसी तरीके से इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं, कौन से नॉन बायोटिक कंपोनेंट हैं, और इनका एक दूसरे से संबंध क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आ गया आपका सबसे लास्ट चैप्टर, जिसमें से आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो इसलिए आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो मतलब लिख ले जाओगे, मुझे पक्का पता है। अगर आप एक बार पढ़ के भी गए ना तो इसमें आप लिख के आओगे और 7 में से 7 नंबर आप आसानी से पा जाओगे बच्चों। पहला है चिपको मूवमेंट क्या था, मतलब चिपको आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से बहुगुणा ने उसको शुरू किया था, बता देना। 3R फार्मूला, मतलब जो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का फार्मूला है वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को बचाता है। शॉर्ट नोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, मतलब बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि पानी बचाते हैं, जो पानी बरसता है उसको कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है, और किस तरीके से हम अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, ईंधन को कैसे
कैसे बचाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बचा के रखना है। लाइट कम यूज़ करें, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप अच्छे से लिख लोगे इसमें। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ताकि हम उसका यूज़ भी कर पाएँ और वो उनका नुकसान भी ना हो, ज़्यादा दिन तक हम उनका यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा दिन तक हमारे साथ में वो बने रहें। बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर आप इनको एक साथ में डाउनलोड करना चाहते हैं या इनको आप प्रिंटेबल फॉर्म में चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है examtub.com, इस पे आपको जाना है और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ से भी आप इसको पढ़ या प्रिंट आउट इसका ले सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसको नोट करने में। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।